पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी पर डिबेट की जरूरत है। कौमी सलामती के अहदाफ बहुत वसी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियां देकर हमें महफूज बनाया। इलाके के अमन के बगैर अपनी जोग्राफियाई अहमियत का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। इलाकाई अमन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। जरूरत है हमारे मुल्क में इस डिबेट को कि असल में नेशनल सिक्योरिटी क्या है। हम अब तक नेशनल सिक्योरिटी को सिर्फ एक पॉइंट से देखते हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जितना हम स्ट्रेंथन करेंगे, फौज को जितना मजबूत करेंगे उतना सिक्योर हो। लेकिन एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी अब हम रियलाइज कर रहे हैं ऐसी ऐसी चीजें हैं जो पहले कभी कोई सोचता भी नहीं था। मसलन क्लाइमेट चेंज, इसकी कोई 5-6 साल पहले तो पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं करता था क्लाइमेट चेंज की। लेकिन जिधर आज पाकिस्तान है, हमारे लिए तो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए क्लाइमेट चेंज तो प्रॉब्ली एक ऐसी चीज है जो सबको ओवरशैडो कर सकता है। जो हमने एनालिसिस पढ़े हुए हैं अब तक कि पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी क्लाइमेट चेंज को, तो ये तो हमारी नस्लों के लिए, हमारी जनरेशन्स के लिए इतनी खौफनाक चीज़ हो रही है जिसका और मुझे बड़ी फख्र है कि हमारी हुकूमत ने इसके ऊपर एक्शन लिया। लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी के पैराडाइम में तो आता ही नहीं था कभी पहले, तो ये नई चीज़ है और ये उतनी ज़्यादा शायद हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी जो फौज, जो हमें सिक्योरिटी हम फील करते हैं उस फौज की वजह से। तो दूसरी जानिब आसिफ जरदारी के मौक़िफ़ ने पीडीएम में खलबली मचा दी। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का इंतहाई अहम राबता हुआ। साबिक सदर और मरियम नवाज के दरमियान तलख गुफ्तगू भी ज़ेर बहस आई। दोनों रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन के बयान पर दुख का इजहार। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान राबते में आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। कायद नून लीग ने कहा कि साबिक सदर की गुफ्तगू से सख्त दुख और तकलीफ पहुंचा। नून लीग तो 90 की दिहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़ी थी, फिर भी इल्ज़ाम तराशी क्यों की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उन्हें खुद आसिफ जरदारी के गैर जमहूरी रवैये से दुख हुआ है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर दिए जाने वाले बयान पर मरियम नवाज से माजरत कर ली है। जराये के मुताबिक मरियम नवाज ने आसिफ अली जरदारी से कहा कि मेरा मकसद आपसे माजरत करवाना नहीं, आसिफा और बख्तावर की तरह आपसे गिला किया, इस बात को अब यहाँ ख़त्म कर दे। जी हाँ, उनका कहना था कि इस बात को यहाँ अब ख़त्म कर दिया जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर दिए जाने वाले बयान पर मरियम नवाज से मुआवजत कर ली है। जराये के मुताबिक मरियम नवाज ने आसिफ अली जरदारी से कहा, मेरा मकसद आपसे मुआवजत करवाना नहीं, आसिफा और बख्तावर की तरह आपसे गिला किया, इस बात को अब यहां खत्म कर दें। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मरियम नवाज आवाजें देती रह गई। मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के ऐलान के साथ ही मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। मरियम नवाज ने भी उन्हें आवाजें दी और कहा कि सवाल ले लें, लेकिन मौलाना सुने बगैर वापस चले गए। फजलुर रहमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहता था, सबके इसरार पर आया और ऐलान किया। मजीद क्या बात करता। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इत्तेहाद अभी कायम है। पीडीएम इजलास में पीपल्स पार्टी का रवैया गैर जमहूरी था। इजलास में 9 जमातों इस्तीफों के हक में और पीपल्स पार्टी मुखालिफ थी। पीपल्स पार्टी जमहूरियत जमहूरियत कहते थकती नहीं। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है, पीडीएम जवाब का इंतजार करेगी। और यहां पर आपको अहम खबर दें कि चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया गया। नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च को पेश होने की हिदायत जारी कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज केस में नैब लाहौर को नए शवाहिद मौसूल हुए। नए शवाहिद की रोशनी में मरियम नवाज से तहकीकात करनी है। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज पर अरबों रुपए की मालियत की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है।
آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ نیب نے مریم نواز کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے۔ نیب نے مریم نواز کو 26 مارچ کو پیش ہونے کی ہدایات کر دیں۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز کیس میں نیب لاہور کو نئے شواہد موصول ہوئے۔ نئے شواہد کی روشنی میں مریم نواز سے تحقیقات کرنی ہیں۔ چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز پر اربوں روپے مالیت کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں نیب کی مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 اپریل تک جواب طلب کر لیا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کوئی دل شکستہ ماحول والی بات نہیں، پہلے دن سے پتا تھا کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ سے باہر نہیں آئے گی۔ لیگی رہنما نے رانا ثناء سے ایک انٹرویو میں کہا کہ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں 10 میں سے 9 پارٹیوں نے استعفے پر اتفاق کیا، لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں عدم اعتماد کا آپشن استعمال کرنا چاہیے۔ پی ڈی ایم میں بڑے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی، تمام پارٹیوں نے اپنا اپنا موقف دیا، لیکن پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہی موقف تھا۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ایک آپشن دیں، معاملے کو سی ای سی میں لے جائیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اگر استعفوں کے معاملے پر ساتھ نہیں دیتی تو ہو سکتا ہے لانگ مارچ یا دھرنے میں ساتھ دے۔ عید سے پہلے یا عید کے بعد لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ لانگ مارچ ملتوی کرنے کی ایک وجہ کورونا بھی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال کہتے ہیں پی ڈی ایم اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رویے سے مایوسی ہوئی۔ احسن اقبال نے ایک بیان میں کہا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، اور یہی باتیں ہماری دل آزاری کا سبب بنی ہے۔ جس جماعت پر بھی پی ڈی ایم کی ناکامی کا ملبہ آیا وہ اسے اٹھا نہیں سکے گی۔ احسن اقبال نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو آپشن دیا ہے کہ وہ سندھ اسمبلی سے فی الحال استعفیٰ نہ دیں۔ پی ڈی ایم کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کو خود کرنا ہے۔ تو دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ لانگ مارچ کا ملتوی ہونا پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ آصف زرداری کی اپنی ہی سیاست ہے، پی ڈی ایم کی سیاست سے حکومت کو فائدہ پہنچے گا۔ زرداری نے گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنوانے کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا۔ جی بہت اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ زرداری نے چیئرمین سینٹ بنوانے کے لیے گیلانی کو بہت خرچہ دیا ہے، یہ کہنا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہاتھ ہو گیا۔ لانگ مارچ کا ملتوی ہونا پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگا۔ آصف زرداری کی اپنی ہی سیاست ہے، پی ڈی ایم کی سیاست سے حکومت کو فائدہ ہوگا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ فواد چودھری کہتے ہیں سیاسی استحکام ملک کی ضرورت ہے، اپوزیشن پارلیمان میں ایک قدم آگے بڑھے اور انتخابی اصلاحات سے بات چیت کا آغاز کرے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اچھی بات ہے اپوزیشن لانگ مارچ سے پیچھے ہٹی ہے، پارلیمان میں ایک قدم آگے بڑھے، انتخابی اصلاحات کریں، نئی الیکشن قوانین اور الیکشن کمیشن کی تشکیل کرتے ہیں، عدالتی اور انتظامی اصلاحات وقت کی ضرورت ہے، اپوزیشن تجویز دے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں اپوزیشن کا کوئی نظریہ ہے نہ ہی قومی سوچ، ان کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اسد عمر نے ایک بیان میں کہا کہ صرف ذاتی مفادات کے دفاع کی جستجو میں ناکامی در ناکامی کے سوا اپوزیشن نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی استعفے دینے سے انکاری، مولانا استعفوں کے بغیر لانگ مارچ سے انکاری، میاں صاحب واپس آنے سے انکاری، پی ڈی ایم تباہ دے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر مراد سعید کا پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ملتوی ہونے پر طنزیہ ٹویٹ، کہکا لگاتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم تباہ ہو گئی۔
जी हाँ, मुराद सईद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, मौलाना असम्बली के बाहर नहीं रह सकते, सिंध याफ्ता ना अहलो इश्तिहारी पाकिस्तान नहीं रह सकता, जरदारी सिंध हुकूमत और असम्बलियों से बाहर नहीं रह सकता। सियासी और इंतखाबी मैदान में शिकस्त के बाद ज़ाती मुफादात के लिए दिया जाने वाला साथ ज़ाती मुफादात की नज़र हो गया। उनका कहना था कि सियासी और ज़ाती मुफादात की नज़र हो गया है। आपको बता रहे हैं कि सिंध याफ्ता न अहल व इश्तिहारी पाकिस्तान नहीं रह सकता, जरदारी सिंध हुकूमत और असम्बलियों से बाहर नहीं। बराह रास्त आपको कराची लिए चलेंगे, जहां पर वजीर तालीम सिंध सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये 957 जो हेड मास्टर हैं वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। जिन स्कूलों में इनको लगाया गया उन स्कूलों के हालात बेहतर हुए हैं, वहाँ स्कूल का माहौल बेहतर हुआ है, वहाँ बच्चों की तालीम बेहतर हुई है और जो इनसे हमारी तवक्कुआत थी ये हमारी तवक्कुआत पर पूरे उतरे हैं। लेकिन इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर अदालत का एक हुक्म आ जाता है तो हम आईनी तौर पर इस बात के पाबंद हैं कि हम अदालत के हुक्म पर अमल करें। अब इनके केस में सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ इस तरह हुई कि सिंध हाई कोर्ट का कराची बेंच एक हुक्म जारी कर रहा है कि इनको निकाल दें और सिंध हाई कोर्ट का हैदराबाद बेंच दूसरा हुक्म जारी कर रहा है कि जी इनको निकाला भी ना जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी ना की जाए और उनकी तनख्वाह भी जारी रखी जाए। ये सूरत-ए-हाल जब पैदा हुई तो अभी जो आखिरी पेशी हुई कराची बेंच के सामने, उसमें सिंध हुकूमत ने यही अर्ज़ रखी कि जी हमारे सामने कराची बेंच भी मौजूद है, हम उसके हुक्म पर अमल करने के भी पाबंद हैं और हमारे लिए सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच भी मौजूद है, हम उसके हुक्म पर भी अमल दरामद करने के पाबंद हैं। लेकिन चूंकि दोनों मौजूद बेंचेस की जो हुक्मनामे हैं सिंध हुकूमत के लिए वो बहुत मुख्तलिफ हैं और ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम बैक वक्त दोनों जो ऑर्डर्स हैं उस पर अमल दरामद कर सकें। जो मुमकिन था वो हमने किया कि कमीशन को लिखा कि 2 महीने में भर्ती कर लें, इन तनख्वाहें भी जारी रखी और इनको निकाला भी नहीं। लेकिन बराए मेहरबानी सिंध हाई कोर्ट हमें ये गाइड करे, हमें ये बताए कि हम इनमें से किस बेंच के फैसले पर अमल करें। कल ये मुमकिन है कि हैदराबाद बेंच कोई और हुक्म जारी कर दे, आखिरी फाइनल ऑर्डर, और फिर ये मुमकिन है कि सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच कोई और ऑर्डर जारी कर दे और हमारे लिए मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट हमें गाइड करे। कराची बेंच ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ये केस रेफ़र कर दिए, दोनों हैदराबाद बेंच का ऑर्डर भी और कराची बेंच का ऑर्डर भी, और उनको ये कहा है कि वो ये फैसला करें कि या कोई और बेंच बनाया जाए या कोई ये दोनों केसों को मर्ज कर दिया जाए, क्लब कर दिया जाए और उसके बाद कोई एक बेंच इसको सुने और फिर वो कोई फ़ैसला जारी करें तो हम उस पर अमल कर लेंगे। अब ये जो हक़ाइक़ थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब जो दो कर रहे हैं उनको चाहिए कि बावजूद इस बात के, इस हकीकत के कि हम इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं, कि हम इनको नौकरी से नहीं निकालना चाहते हैं, बावजूद इस हकीकत के ही हमारी ख्वाहिश है कि ये रेगुलराइज हो जाएं, लेकिन अगर अदालतों में केसेस हों और अदालतों के फ़ैसलों की बिना पर सिंध हुकूमत कोई भी फ़ैसला करने पर पाबंदी हम पर आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अगर ये एहतजाज कर रहे हैं कि हम उनको रेगुलराइज करें बग़ैर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो हम नहीं कर सकते, इसलिए कि अदालत ने हमें रोक दिया है। अगर वो ये चाहते हैं कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अपीयर ना हो और उसके बगैर वो रेगुलर हो जाएं, हम नहीं कर सकते, इसलिए कि अदालत ने हमें रोक दिया है। तो मैं इन तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा जो एहतजाज कर रहे हैं, ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक अच्छा एसेट है, असासा है हमारा, हम इनको रखना चाहते हैं, लेकिन या तो फिर ये अपनी लड़ाई अदालत में जाकर लड़ें और अदालत के सामने जो भी इनकी डिमांड्स हैं वो रखें, जो फैसला अदालत करेगी हम उसके पाबंद हैं। अदालत अगर ये फैसला दे कि इनको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजे बगैर रेगुलाइज कर दें
हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, हम कर देंगे। अगर अदालत ये कहे कि इनको कुछ ना करें और इनको 1 दिन के अंदर आप पक्का कर दें, हम कुछ नहीं करेंगे, 1 दिन में पक्का कर देंगे। लेकिन अदालती फैसलों की बिना पर हम कोई भी फैसला करने से कासिर हैं। लिहाजा जो ये एहतजाज कर रहे हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि वो अपने अपने स्कूलों में जाएं। इन्होंने जिन स्कूलों को अच्छा बनाया है, अब भी स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन ये तमाम हेड मास्टर्स यहाँ एहतजाज कर रहे हैं और मेरी इनसे गुजारिश है कि हमारी हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि ये रेगुलर हो जाएं। हम चाहते हैं कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुलाजमत करते रहें। हम चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने स्कूलों को बेहतर बनाया, ये मज़ीद उसको बेहतर बनाएं। लेकिन ये एहतजाज यहाँ जो कर रहे हैं, उसका हल हमारे पास नहीं है। इन्होंने ख़ुद भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। ये कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई हुक्म जारी हो जाए तो हम उसके ऊपर अमल करने के पाबंद हो जाएंगे। अगर मौजूद सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर देता है, कोई और हुक्मनामा जारी कर देता है, हम उसके ऊपर अमल करने पे उसके पाबंद हो जाएंगे। अगर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट दोनों केसेस को इकट्ठा करके कोई एक हुक्म जारी कर देते हैं, हम उस पर अमल करने के पाबंद हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम अदालती केसेस की मौजूदगी में सिंध हुकूमत के पास ये इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है, ना असम्बली के पास ये इख्तियार है। जो वो मुतालबे करते हैं कि हम कर दें, हम नहीं कर सकेंगे। मेरी गुजारिश है इन तमाम दोस्तों से जो एहतजाज कर रहे हैं, वो अपने वकला से मुशावरत करें। वो अपने वकला से जाकर पूछें कि क्या सिंध हुकूमत इस वक्त इन हालात में, जब मुख्तलिफ अदालतों में केसेस हैं, हम कोई फ़ैसला करने के पोजीशन में हैं कि नहीं है। तो मेरी आपके ज़रिए इनसे दरख्वास्त है, कल इनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। मैंने कोशिश की, नासिर हुसैन शाह साहब भी मेरे साथ थे, कि कोशिश की कि इनको हम समझाएं कि हमारे पास इस वक्त ये इख्तियार नहीं है कि हम इनको कोई रिलीफ दे सकें और इनकी डिमांड्स को हम पूरा कर सकें। इन्होंने एक और बात कही कि जनाब जो कमीशन में इस वक्त प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसको एक्सटेंड कर दें। मैंने उन्हें बताया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इस वक्त जो कुछ भी कर रहा है, वो सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच का जो हुक्म है उसके तहत कर रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर ये 1500 वैकेंसी जो हैं आप फिल कीजिए। मेरे पास, सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास, चीफ मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि हम सिंध हाई कोर्ट की उस 2 महीने की दी हुई मियाद को आगे बढ़ा सकें। तो हम पाबंद हैं अदालती फैसलों की बिना पर, लिहाजा जो डिमांड्स की जा रही हैं हम उसको पूरा नहीं कर सकते। आपको बता रहे हैं कि कराची में सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि हमने हेड मास्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। सिंध हुकूमत हेड मास्टर्स को निकालना नहीं चाहती, लेकिन हम कोर्ट के फैसले के आगे मजबूर हैं। 957 हेड मास्टर्स अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। हेड मास्टर को समझना चाहिए कि हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल दरामद की पाबंद है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। मीडिया बेगम सफदर अवान से पूछे कि एक जरदारी सब पर भारी है कि नहीं। वजीर जेल खराजात फयाजुल हसन चौहान का तंज। कहते हैं पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने उन्हें बता दिया कि कैसे काम नहीं चलेगा। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से वापस आने का बिल्कुल ठीक मुतालिबा किया है। वो दूरू दूरू अखियां मारे मुंडा पटवारी वाला काम ना करें। नवाज शरीफ खुद तो लंदन में बैठकर मौजे करें और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान और लीडरों से कहा जाए कि हमारी करप्शन और बददियानती के लिए कुर्बानियां दें। आसिफ जरदारी ने मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पर वाज़े कर दिया है कि शहीद होने के लिए मरना पड़ता है, सीने पर तमगा ऐसे नहीं सज सकता। इसके लिए उन्हें सियासी जिद्दोजहद और मेहनत करना पड़ेगी। अपोजिशन इत्तेहाद के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि PDM का जनाजा, कुल और बरसी सब चीज़ें हो गईं। हम उनके लॉन्ग मार्च से डरे हुए नहीं हैं। लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे देने का मामला पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने पेश करने के लिए वक्त मांगा है। यूसुफ रजा गिलानी ने वजह बता दी है।
कहते हैं पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इस्तीफों पर मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम क़यादत से दरख्वास्त की है कि इस्तीफों के मामले पर उन्हें वक्त दिया जाए। इजलास में पीडीएम के तमाम कायदीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम कायदीन का मैंने शुक्रिया अदा किया कि पीडीएम की क़यादत के ने जो मुकाबला किया इलेक्शंस में, हाँ वो ज़िमनी इलेक्शंस थे या वो सेनेट के इलेक्शंस थे, हाँ वो नेशनल असेंबली के सेनेट के इलेक्शंस थे या वो सेनेट का चेयरमैनशिप का इलेक्शन था, वो पीडीएम की फुल सपोर्ट के साथ हमने वो उसको जीता और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और जो नया सिनेरियो अभी 26 को जो रैली होनी थी, दैट वाज ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस, तो उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और मैंने ये गुजारिश की पीडीएम की तमाम क़यादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें, क्योंकि सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम, विल गो बैक टू द सीईसी और उनसे फिर इजाज़त लेकर फिर हम आपके पास आएंगे। इसलिए उन्होंने तमाम मुत्तफ़िका तौर पर हमें टाइम दिया है। उसके लिए हम फिर सीईसी की तरफ जब जाएंगे तो उनका पहला जो मौक़िफ़ था वो था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो अब जो नया सिनेरियो है उसके तहत हमने पीडीएम की तमाम क़यादत ने मुत्तफ़िका तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहा है आप। इधर आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए जरदारी साहब को जो बेहतर लगा वो कहा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने एक बयान में कहा, हम अपने तजर्बे पर बात करते हैं, किसी को तकलीफ देने के लिए बात नहीं की जाती। पीपल्स पार्टी की सीईसी की मीटिंग होगी, इसके सामने ये इशू रखा जाएगा। शाजिया मरी ने एक बयान में कहा, इस्तीफे आखिरी ऑप्शन थे, इसे पहले ऑप्शन के तौर पर भी कैसे इस्तेमाल कर सकते थे। अगर जरदारी साहिब की बात किसी को कबूल नहीं तो वो उनकी राय है, हर शख्स को राय का हक हासिल है। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरियों को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 1 लाख से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक आवान ने ट्वीट में कहा कि पंजाब भर में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन के लिए कायम 104 सेंटर्स पर 60 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्गों की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक तमाम इक़दामात का खुद जायजा ले रहे हैं। फिरदौस आशिक आवान का मजीद कहना था कि 60 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्गों की रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर भेजें। जवाबी तफसील मौसूल होने पर मुतालिका वैक्सीनेशन सेंटर से रजू करें। वैक्सीनेशन मरहलावार हर शहरी तक पहुँचा कर उन्हें महफूज बनाना हमारा अज़्म है। कोरोना हवा बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। 24 घंटों में मजीद 61 इंसानी जिंदगियां निगल गया कोरोना। अमवात 13,656 हो चुकी। मजीद 2,351 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,12,315 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,76,000 सेहतयाब, जबकि 22,792 मरीज अभी तक जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 61 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,853, सिंध में 4,468, खैबर पख्तूनख्वा में 2,179, बलोचिस्तान में 202, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 322, इस्लामाबाद में 529 अमवात हो चुकी हैं। मजीद भी बात करेंगे पैंडेमिक वायरस की ही, तो दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 26,83,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12 करोड़ 13 लाख तक जा पहुंची है। 9 करोड़ 78 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके।
موزی کرونا وائرس کے وار جاری، امریکہ میں 5,50,000، برازیل میں 2,82,400، بھارت میں 1,26,000، میکسیکو میں 1,95,000، جبکہ روس میں 93,000، فرانس میں 91,170، برطانیہ میں 1,25,700 اور سعودی عرب میں 6,578 اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں دہشت گردی کا بہت بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی نے لاری اڈہ سے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے، تعلق افغانستان سے ہے۔ لاہور کے لاری اڈہ سے سی ٹی ڈی کی ایک کارروائی کے دوران 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد افغان باشندے ہیں۔ دہشت گردوں کی شناخت ولایت خان ولد عبد الملک عرف عزت اللہ کے نام سے ہوئی۔ قبضے سے اسلحہ، دھماکہ خیز مواد، موبائل فونز، ویڈیوز اور اقلیتی رہنماؤں کی لسٹ برآمد ہوئی ہے۔ افسوسناک خبر دیتے چلیں آپ کو، گجرانوالہ میں پلاسٹک فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی، 2 مزدور جھلس کر زخمی، لاکھوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ ڈی ٹی روڈ کنگنی والا کے قریب فیکٹری میں موجود لکڑیوں میں آگ لگ گئی، جس نے فیکٹری کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں نے 2 گھنٹے کی جدوجہد سے آگ پر قابو پا لیا۔ آتش زدگی سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر آج لاہور آئیں گے۔ عمران خان سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ملاقات ہوگی، مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال پر عمران خان کو 1 on 1 بریف کریں گے۔ وزیر اعظم کو پنجاب میں کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے بھی بریف کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے مختلف وزراء اور وکلاء کا وفد بھی ملاقات کرے گا۔ جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے۔ عمران خان سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ملاقات ہوگی، مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صوبے کی انتظامی سیاسی صورتحال پر عمران خان کو 1 on 1 بریف کریں گے۔ وزیر اعظم کو پنجاب میں کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے بھی بریف کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے مختلف وزراء اور وکلاء کا وفد ملاقات کرے گا۔ پنجاب میں ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی ختم کر کے سہولت بازار اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ وزیر اعلیٰ بزدار نے منظوری دے دی۔ کہتے ہیں سہولت بازاروں میں کسان پلیٹ فارم بھی لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے قیام کی منظوری دیتے ہوئے بتایا، یہ بازار سال بھی فنکشنل رہے گا۔ سہولت بازاروں میں کسان پلیٹ فارم پر بھی لگائے جائیں گے۔ کسان پلیٹ فارم کے ذریعے کاشتکار اپنی اشیاء براہ راست فروخت کر سکیں گے۔ سہولت بازار اتھارٹی صوبے بھر میں سہولت بازاروں کے قیام کو یقینی بنائے گی۔ سہولت بازاروں کا دائرہ کار ہر ضلع اور ہر تحصیل تک بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینے اور پرائس کنٹرول کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ پنجاب حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ ممکن ہوا اور کرتی رہے گی۔ عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں ملک کا پورا نظام جھوٹ اور فراڈ سے چل رہا ہے۔ سینٹ الیکشن میں جو ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ سیاست اور جمہوریت سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی گھر کی لونڈی بن گئی ہے۔ ملک کو ایسی تبدیلی چاہیے جس میں چوکیدار اور صدر پاکستان کا بیٹا ایک ہی سسٹم کے تحت تعلیم حاصل کرے۔ بلوچستان میں کبھی قوم پرستی اور کبھی تبدیلی کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا گیا۔ سراج الحق نے کہا کہ صوبہ میں قدرتی وسائل کی بہتات کے باوجود 70 سے 80% عوام کو بنیادی سہولیات دستیاب نہیں۔ جماعت اسلامی ملک کے عدالتی، تعلیمی، طبی اور سیاسی نظام میں حقیقی تبدیلی لانا چاہتی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ویڈا ٹرانزٹ سولوشن اور بینک آف پنجاب میں لاہور میٹرو بس پروجیکٹ کے لیے 64 بسیں خریدنے کے لیے 2.6 بلین روپے کا معاہدہ طے پا گیا۔ ڈائریکٹر ویڈا محمد عمار خان نے بتایا کہ لاہور میٹرو بس پروجیکٹ میں 64 بسیں آنے سے عوام کی سفری سہولیات میں بہتری آئے گی، 500 سے زائد نوکریاں بھی پیدا ہوں گی۔
लाहौर में तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांज़ेब खान की मौजूदगी में मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांज़ेब खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत आवाम की मुश्किलात दूर करने में कोई कसर उठा न रखेगी। लाहौर मेट्रो बस सर्विस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ आवाम को मयारी ट्रांसपोर्ट मुहैया करता है बल्कि शहर में बढ़ती हुई आलूदगी को भी कम करेगा। यहाँ पर आपको बराह रास्त पेशावर लिए चलेंगे, जहाँ पर वज़ीर आला KPK महमूद खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। की शक्ल में कोविड-19 की सूरत में जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था और वो आ गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उनके साथ मुकाबले करेंगे। मैं अपने अल्लाह से दुआगू हूँ कि अल्लाह ताला इस इम्तिहान में हमें सुरखरू करे और हम सब मुसलमानों के इस वबा से बचाए। इसके साथ जब मुझे हुकूमत मिली 3 मेगा प्रोजेक्ट्स मेरे हिस्से में आए। एक BRT जो पाकिस्तान नहीं दुनिया में बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट था, आप सबको पता। न मैं उसको निकल सकता था, वो हड्डी थी यहाँ पर फंस गई थी गले में, न मैं उसको निकल सकता न तूक सकता था। जब भी जाता मेरे ये सारे दोस्त मौजूद है, इनके बाइक जो मेरे आप सामने पड़े हुए हैं, ये BRT की इफ्तिताह कब होगी। ये तो यही हद तक सवाल करते थे, खासकर महमूद बाबर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसके साथ फिर जो नेशनल मीडिया है, मीडिया टॉक्स में यही चीज आती थी। PTI का अगर कोई बंदा उधर होता तो कहते जी BRT कब बन रही है, आपसे तो एक BRT नहीं बन सकती। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना डिफरेंट, इतना मुश्किल प्रोजेक्ट जो अल्लाह ने मेरी मदद की। और रियाज ने बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा, मैं अल्लाह वाला बंदा हूं, अल्लाह मेरी मदद करता है और ये आप सबके सामने है। तो BRT को मैंने कंप्लीट किया, बस को चढ़ा दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं, सारे लोग खुश हैं। जितनी गालियां हम 4 साल में काए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चैलेंज को हमने अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया। अब लोग खुश है जी, आप सारे उसमें सफ़र करें। कभी किसी दोस्त का पिक्चर आ जाता है, कभी किसी दोस्त का पिक्चर आ जाता है। उसके बाद जी फिर रशके इकनॉमिक जोन, पिछले गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट था इकनॉमिक जोन के हवाले से और वो रशके का था। ये अल्लाह ने फजल किया कि फेडरल गवर्नमेंट हमारी आई और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने उसमें हमारी मदद की और रशके का प्रोजेक्ट हमने अप्रूव करवाया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी वो करेंगे। आपको बता रहे हैं कि पेशावर में वज़ीर आला KPK का तकरीब से खिताब, उनका कहना था कि ये लोग कहते थे कि BRT बसें नहीं बन सकती, BRT नहीं चलेगी, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने हमारी मदद की और मैंने BRT बना दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि रशकई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे वज़ीर आज़म। और वज़ीर आला KPK का तकरीब से खिताब, उनका कहना था कि BRT बसें बन गई हैं और चल भी चुकी हैं, जिसमें लोग सफ़र कर रहे हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे।